Morning student, today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 5, theory of demand of part B. Topic covered in this video, that is define demand, demand schedule, demand curve, factor affecting demand, law of demand, why does demand curve slopes downward, movement and shifting of demand curve. So students, we are going to start our chapter. The first question is, what do you mean by demand? डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर करता है. डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर. और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर. डिमांड कौन करता है? हमेशा कंज्यूमर करता है. और सप्लाई कौन करता है? हमेशा कौन करता है? प्रोड्यूसर. और जब भी हम मार्केट में जाते हैं दो ही चीज़ें हमें मिलती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. और इन दोनों को कौन इफ़ेक्ट करता है? वो कौन इफ़ेक्ट करता है? दैट इज़ प्राइस. मतलब प्राइस डिमांड को भी इफ़ेक्ट करती है, प्राइस सप्लाई को भी इफ़ेक्ट करती है. और अगर प्राइस क्या, और प्राइस और डिमांड का हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है. मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड क्या होती जाएगी? कम. जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांड क्या होती जाएगी? ज़्यादा. और सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी क्या आएगी? कम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिफाइन क्या है डिमांड की? डिमांड क्या है? एक कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. मतलब एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी उसके डिफरेंट प्राइस के ऊपर जब परचेज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक क्वांटिटी, कुछ अलग सी चीज़ जो हम परचेज करते हैं उसके अलग से प्राइस को, उसे क्या कहते हैं हम? क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड. ना डिमांड आगे दो कंसेप्ट में डिवाइडेड है. दैट डिमांड दो कौन से कंसेप्ट में डिवाइडेड है? दैट इज डिमांड शेड्यूल और दूसरा क्या है? डिमांड कर्व. डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. डिमांड आगे दो कंसेप्ट में किस में डिवाइडेड है? या तो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व. शेड्यूल मतलब टेबल और कर्व मीन्स डायग्राम या ग्राफ. डायग्राम और ग्राफ. So we are going to start our first second topic, that is demand schedule. डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? वो टेबल है जो रिलेशन शो करता है किसका? प्राइस एंड क्वांटिटी. जो रिलेशन शो करता है या क्या शो करता है? प्राइस रिलेटिंग, टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल. आगे डिमांड शेड्यूल दो पार्ट में डिवाइडेड है. क्या? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल मीन्स अकेला बंदा, और मार्केट मीन्स बहुत सारे कंज्यूमर्स, उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कर्व. अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? डिफाइन जो आपने डिमांड में करी थी सेम वही है. क्या? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है. शेड्यूल मतलब टेबल. टेबल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो शो करता है क्या? कि डिफरेंट जो पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर मतलब कौन सा कंज्यूमर? ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर ऑफ ए प्राइस. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a table showing different possible quantity of a good that a single consumer is ready to buy at different possible price. जो हमने डिमांड की डिफ़ाइन की थी वही सेम डिफ़ाइन है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो शो करता है कि जो डिफरेंट क्वांटिटी है ऑफ ए गुड या ऑफ अ कमोडिटी, जो एक सिंगल कंज्यूमर है, सिंगल कंज्यूमर जो परचेज़ करना चाहता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब शेड्यूल है, इसका मतलब टेबल है. अब आपने क्या बनाना है? इसका टेबल. अब आपने प्राइस दी कि आगे आपकी क्वांटिटी मीन्स डिमांड. अब इन्वर्स रिलेशनशिप, अगर प्राइस 1 2 3 4 है तो डिमांड क्या होती जाएगी? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होती जाएगी? कम. 4 3 2 1. अब आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि जब प्राइस 1 था
तो कंज्यूमर ने 4 आइसक्रीम डिमांड करी, जब प्राइस 2 था तो डिमांड कितनी करी उसने 3। मतलब ये टेबल शो करता है कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, and this is called individual demand schedule. Now we are going to do next topic, that is market demand schedule. market demand schedule भी डिफाइंड बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, जहाँ पे आपका सिंगल कंज्यूमर आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, होल कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है। मतलब मार्केट डिमांड क्या है, एक ऐसा टेबल है जो शो करता है कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ गुड या कमोडिटी जो होल कंज्यूमर इन ये जो है सारे कंज्यूमर हैं जो रेडी टू बाई है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, वो बाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद अपने हमने क्या बनाना है, आपने शेड्यूल बनाना है। नए शेड्यूल में आपने क्या बनाना है, पी अब होल कंज्यूमर है तो 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, क्यू ए, ये ए कंज्यूमर ने डिमांड करी, दैट इज़ 4 3 2 1। अब कंज्यूमर बी ने डिमांड करी क्या है, 5 4 3 2। और नेक्स्ट मार्केट डिमांड, अब आपने मार्केट डिमांड निकालनी है तो आपने दोनों डिमांड को प्लस करोगे, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, और आपने इसी तरह 1 + 2 क्या कर दी 3। आपने इन दोनों को प्लस करा, ये क्या बन गया, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर, और इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर। सो वी आर कंप्लीटेड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आपने डिफाइन लिखना है, देन शेड्यूल, फिर शेड्यूल की आपने क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो शो करता है प्राइस और डिमांड। अब ये भी दो तरह की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल और मार्केट डिफाइन बिल्कुल सेम है, सिर्फ टेबल की जगह पे आपने, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल। आपने इंडिविजुअल डिमांड, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सारी डिफाइन किया है तो आपकी सेम है, जहाँ पे आपने टेबल लिखा था वहाँ पे क्या आपने डाल देना है, कर्व। बाकी सारा क्या आ जाएगा आपका, बाकी सब क्या आपकी डिफाइन क्या रहेगी, सेम। अब आपने क्या बनाना है, कर्व बनाना है, किसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अब आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप देखो कैसे बनाते हैं, ये आपने एक्स एक्सिस, ये वाई ओ और ये वाई, हमेशा डिमांड के नीचे रहेगी, हमेशा डिमांड कहाँ रहती है, नीचे, और ये वाई एक्सिस पे क्या रहता है, प्राइस। अब 1 2 3 4, अब आपने क्या बनाना है, ये प्राइस है 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 एंड 4। अब आपने इंडिविजुअल का आपने टेबल बनाया था, क्या था, प्राइस 1 2 3 4, उसी के बेस पे आपने ये शेड्यूल ग्राफ बनाना है, 4 3 2 1। नाउ अब जब प्राइस 1 था तो कितनी डिमांड थी, 4, और जब प्राइस 2 था डिमांड कितनी होगी, 3, और जब प्राइस 3 था तो डिमांड कितनी होगी, 2, और जब प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी होगी, 1। अब आपने इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी डिमांड कर्व। ये क्या बन जाएगी, आपकी डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड होती है, क्योंकि इसका कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसके बाद आपने इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखोगे आप। ऑन द ओ एक्स एक्सिस आपने क्या लिखना है, ऑन द ओ एक्स एक्सिस आपने क्या लिखना है, क्वांटिटी। ऑन द ओ वाई एक्सिस आपने क्या लिखना है, प्राइस। उसके बाद आपने वही लिख देना है कि जब व्हेन प्राइस इज़ 1 तो डिमांड कितनी, व्हेन प्राइस इज़ कितना है 1 तो डिमांड कितनी थी, 4, डिमांड कितनी थी, 4। नेक्स्ट व्हेन प्राइस कितना हो गया आपका, 4, तो डिमांड कितनी होगी, 1। और फिर आपने लिखना दिस शोज़ एंड रिलेशन, दिस शोज़ की देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लाइक दिस ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, हमेशा क्वांटिटी नीचे आएगी और प्राइस क्या रहेगा आपका या ओ वाई एक्सिस पे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। सेम वैसे सारी डिफाइन सेम है जो आपने मार्केट डिमांड शेड्यूल में करी थी, बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, टेबल को कट करके आपने क्या लिख देना, कर्व। अब नाउ वी आर गोइंग टू मेक द डायग्राम ऑफ दिस। अब आपने 3 डायग्राम बनाने हैं, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर और सी कंज्यूमर। हमने कौन किस बेस पे हम लोग बना रहे हैं, जो हमने पीछे शेड्यूल बनाया था मार्केट का, ये आपने बनाया था, पी क्या था 1 2 3 4, और क्यू ए क्या थी तुम्हारी 4 3 2 1, और क्यू बी क्या थी 5 4 3 2,
और ये मार्केट डिमांड आ गई आपकी 9753। पहले आपने जो डायग्राम बनाना है डिमांड कर्व का, पहले ये प्राइस और ये क्वांटिटी के ऊपर बनाना है आपने, ये बन गया। उसके बाद आपने सेम प्राइस और ये बी वाला डायग्राम बनाना है, उसके प्राइस और मार्केट डिमांड का आपने ये डायग्राम बनाना है। मतलब 3 डायग्राम बनेंगे। पहला प्राइस विल बी द सेम, बस आपकी क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, और लास्ट क्या होगा तुम्हारा मार्केट डिमांड। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल और कर्व में यही डिफरेंस है कि शेड्यूल मीन्स टेबल एंड कर्व मीन्स ग्राफ। और ग्राफ में आपने याद रखना है हमेशा डिमांड नीचे आती है और ओवाई एक्सिस पे क्या आता है आपका प्राइस। और हमेशा डिमांड कर्व की स्लोप्स क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है किसका, प्राइस एंड डिमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिफाइन ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। जो रिलेशनशिप शो करता है वेरियस डिटर्मिनेंट्स और डिमांड के बीच, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन भी 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल और मार्केट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, हाउ द डिमांड फॉर द कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू द वेरियस डिटर्मिनेंट। एक कंज्यूमर की ये जो है, जो कैसे उसकी डिमांड डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या, डी एक्स मीन्स डिमांड फॉर द कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स मीन्स ओन प्राइस ऑफ द गुड, PR means price of related good, income of the consumer, taste, and next is taste and preference, and E stand for expectation. Now we are going to start first point, that is own price of the commodity. Own price of commodity का मतलब क्या होता है कि दे अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इक्वल या कांस्टेंट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांड क्या होती जाएगी, ही ज़्यादा। और ये शो करता है देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, और जैसे टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन एंड इंक पेन, बॉल पेन और इंक पेन। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। लोग क्या पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस कम हो गया तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले किधर शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। और अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की तरफ वो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के कंप्लीट करते हैं डिमांड को, और जिसको हम डिफरेंट यूजेस में डाल सकते हैं। जैसे मिल्क एंड बटर, मिल्क एंड दूसरा क्या है, मिल्क एंड बटर। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी की डिमांड क्या होगी, कम। और अगर एक का प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो दूसरी की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। मतलब मिल्क एंड बटर का प्राइस मिल्क का बढ़ जाएगा तो बटर महंगा हो जाएगा, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और अगर प्राइस क्या है तो आपका कम है और डिमांड क्या है, ज़्यादा है, प्राइस क्या हो जाएगा, कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सब्स्टिट्यूट गुड में हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट आता है और कम्प्लीमेंट्री गुड में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट जो इफेक्ट आता है। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपके सिलेबस में 2 तरह की इनकम है, दैट इज़ इन्फीरियर गुड, और दूसरी आपकी सिलेबस में कौन सी है, दैट इज़ नॉर्मल गुड। कौन सी, नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में हमेशा अब इनकम और डिमांड का नॉर्मल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कौन सा, पॉजिटिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे डिमांड भी क्या होगी, कम होती जाएगी। इन्फीरियर गुड वो होते हैं जो बड़े सस्ते होते हैं, जो पुअर लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसमें जो रिलेशनशिप है हमेशा क्या आता है, नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड कम, और जैसे जैसे इनकम कम होगी डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड क्या होगी,
ज़्यादा। मतलब जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर दो चीज़ों से इफेक्ट होती है, दैट इज़ नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, और इन्फीरियर का हमेशा कौन सा रिलेशनशिप है, दैट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन द फैशन, क्लाइमेट एंड न्यू इन्वेंशंस के ऊपर। अगर तो जैसे गर्मियों में एसी की डिमांड क्या हो जाती है, फेवर में हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं उस टाइम पे एसी ज़्यादा लेते हैं। और विंटर में क्या हो जाती है, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, अनफेवर हो जाती है। क्यों अनफेवर हो जाती है, क्योंकि लोग एसी की डिमांड सर्दियों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और गर्मियों में क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब जब फेवर में होगी तो डिमांड हमेशा बढ़ेगी, और जब अनफेवर में होगी तो डिमांड हमेशा क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। जब मुझे पता है कि फ्यूचर में किसी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड हमेशा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर मुझे पता है कि कल पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, तो आज प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सो वी हैव डन द इंडिविजुअल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल के ये सारे पॉइंट तो सेम है, एक्सपेक्टेशन, बस अब 2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ द बायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। मतलब अगर पेपर में अगर मार्केट का आया तो आपने 7 पॉइंट लिखने हैं, इंडिविजुअल प्लस मार्केट, इंडिविजुअल प्लस मार्केट। और अगर पेपर में अकेला फैक्टर अफेक्टिंग आया तब भी आपने पूरा लिखना है, और अगर पेपर में अकेला इंडिविजुअल आया तो आपने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मार्केट। पहला क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ द बायर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम क्या होगी, डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिच लोगों में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हमेशा कौन सा गुड डिमांड करेंगे, लग्जरियस गुड, जो बहुत महंगे होते हैं। और अगर आप हमारी कंट्री में पुअर लोगों में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल टू किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इन्फीरियर की तरफ वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। रिच लोग कौन से गुड की डिमांड करेंगे, लग्जरीज, जो बहुत महंगे होते हैं। और पुअर लोग किसकी डिमांड करेंगे, नॉर्मल टू inferior. So we have completed the question. Now next question is law of demand. Law of demand क्या होता है, other thing remaining constant, there is an inverse relationship between demand and own price of the commodity. आपने पहले क्या लिखनी है, डिफाइन लिखनी है। डिफाइन में क्या लिखोगे, जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मतलब जो भी आपने फैक्टर किए, 7 फैक्टर किए हैं, वो सारे फैक्टर अगर कांस्टेंट है, अगर प्राइस और डिमांड और जो और प्राइस और डिमांड में हमेशा कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, एजम्पशन। एजम्पशन में आपने क्या लिखना है, जो आपने अभी किए हैं फैक्टर, उन कोई भी फैक्टर्स में आपने नो चेंज दिखाना है। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में रिमेन कांस्टेंट रहेगा, इनकम ऑफ बायर क्या रहेगी, हमेशा अनचेंज रहेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कभी भी चेंज नहीं होता, कभी इसमें चेंज नहीं होंगे, और जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। आप पहले आपने डिफाइन लिखनी है, देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एजम्पशन एंड देन शेड्यूल एंड देन डायग्राम। शेड्यूल आपने कोई भी बना सकते हो, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम। डायग्राम में से पहले आपने कैसे बनाना है, दिस इज यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस है। जैसे जैसे पहले ये आपका पी, ये क्या प्राइस, ये पी, और ये क्या आपका क्यू, और अगर प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पी है तो P1, प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपने इसको ये स्ट्रेट लाइन शो करना है, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। So students, we have completed the question, why does demand curve slopes downward. इसमें पहले डिफाइन लिखनी है, then you are going to make write down the assumption, then schedule and then diagram. Now next question is, why does demand curve slopes downward. डिमांड कर्व स्लोप क्यों डाउनवर्ड होती है, पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लगती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब क्या होता है कि बार बार जब हम किसी गुड की कंजप्शन ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड। जब रियल इनकम ऑफ द बायर है, बायर चेंज ओनिंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब इंसान की जो रियल इनकम है न उसमें अगर रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज
जब चेंज होती है, एंड चे विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन फॉल इन द प्राइस, जब प्राइस कम हो गया तो रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जब प्राइस फॉल होगा तो इनकम बढ़ेगी और डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम एक रिलेटिव चीपर, वो क्या हो जाता है, सस्ता। मैंने अभी अभी बताया आपका टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। साइज ऑफ द कंज्यूमर, जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। डिफरेंट यूजेस, मतलब कम्प्लीमेंट्री गुड, अगर मिल्क का प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है कम, तो बटर की डिमांड क्या होगी, और तो बटर की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। तो ये क्या होता है, डिफरेंट यूजेस मीन्स कम्प्लीमेंट्री गुड। सो स्टूडेंट वी आर completed. वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड होती है, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी करके, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस। Now next question is movement and shifting, movement and shifting of the demand curve। movement और shifting में बहुत डिफरेंस है। movement में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट करता है, कौन इफेक्ट करता है, प्राइस इफेक्ट करता है, और shifting में प्राइस इफेक्ट नहीं करता। इसमें क्या करता है, प्राइस इफेक्ट करता है, और इसमें प्राइस इफेक्ट नहीं करता। फर्स्ट ये डिफरेंस है। दूसरे में इसमें अदर फैक्टर्स होते हैं, जो अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, हमेशा फैक्टर्स क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, और इसमें क्या आता है, अदर फैक्टर्स, इसमें प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अदर फैक्टर वही जो अपने भी फैक्टर्स करें हैं 7, वही सारे फैक्टर इसमें कांस्टेंट रहते हैं, और इसमें कौन इफेक्ट करता है, इसमें कौन इफेक्ट कांस्टेंट होता है, प्राइस। मूवमेंट दो तरह की होती है, दैट इज़ एक्सटेंशन, कौन सी होती है, एक्सटेंशन, और दूसरी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्टिंग भी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज इंक्रीज, और दूसरी कौन सी आपकी, डिक्रीज। एक्सटेंशन में कौन, मूवमेंट कितने तरह की होती है, दो तरह की, कौन सी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और तुमने क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर फर्स्ट नेक्स्ट इज दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, बढ़ना ना। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। इज इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर आपने शेड्यूल बना देना है, दैट इज़ पी एक्स वे लोगे 5 1, और डिमांड क्या बना दोगे आप, 1 और 5। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ये आपका बन गया शेड्यूल। ये आपका क्या गया, 5 1, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्या क्वांटिटी, यहाँ के 1 and 5, और ये बन गया आपका डिमांड कर्व। और हमेशा एक्सटेंशन में जो डिमांड कर्व हमेशा क्या फॉल करेगी, डाउनवर्ड फॉल करेगी। किधर फॉल करेगी, डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज नाउ कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा है ना, डिमांड क्या होएगी, कम। शेड्यूल बिल्कुल सेम ना, पी एक्स क्या शेड्यूल में क्या आ जाएगा, 1 5, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी, आपकी कम, दैट इज़ 5 1। अब डायग्राम विल बी द सेम, दोनों का डायग्राम क्या है, सेम है, बस फ़र्क क्या है, एक्सटेंशन में हम नीचे की मूव करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। मतलब एक्सटेंशन में हम लोग नीचे जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द डिमांड। इंक्रीज इन द डिमांड मैंने अभी आपको बताया, प्राइस मीन्स क्या रहता है, कांस्टेंट। ये प्राइस कांस्टेंट है, और अगर डिमांड बढ़ती है, ए क्यू टू क्यू 1, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज इन द डिमांड। शेड्यूल कैसे बनेगा, आप पी एन क्यू 10 10, और ये क्या क्या 10 to 20, ये क्या बन गया आपके, इंक्रीज इन द डिमांड। इसमें अदर फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या डी, और ये क्या गया D1। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द डिमांड, प्राइस क्या आपका सेम 10 10 20 10, दिस इज शेड्यूल। प्राइस क्या आपका कांस्टेंट है। अगर डिमांड कम होती जा रही है, मतलब D to D1, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीज इन द डिमांड। डिक्रीज इन द डिमांड मतलब अब इंक्रीज में हम लोग हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं, और डिक्रीज में हम लोग किधर शिफ्ट करते हैं,
बैकवर्ड। इसमें प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। कौन अफेक्ट करता है इसमें हमेशा, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स अभी हमने जो 7 करे हैं, इंटीजर और मार्केट, वो इसमें अफेक्ट करेंगे, बाकी कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। इंक्रीज में हम लोग आगे जाते हैं और डिक्रीज में हम लोग पीछे जाते हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सटेंशन में नीचे, कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर। इंक्रीज में राइटवर्ड और डिक्रीज में लेफ्टवर्ड। ना नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में आपने सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल और इन्फीरियर। सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट में भी आपने इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना, कम्प्लीमेंट्री में भी आपने इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना है उसका इफेक्ट। और इसमें नॉर्मल में भी आपने इंक्रीज और डिक्रीज बताना है, और इन्फीरियर में भी आपने इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूट में हमेशा इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, इसमें क्या होगा हमारा नेगेटिव, और नॉर्मल में हमेशा पॉजिटिव, और इन्फीरियर में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। हम सब जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हमेशा प्राइस इफेक्ट करता है। कौन इफेक्ट करता है, प्राइस इफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर दो तरह की होती है, नॉर्मल और इन्फीरियर, जिसमें कौन इफेक्ट करता है हमेशा, इनकम। कौन इफेक्ट करता है, इनकम। Now we are going to do first, that is increase in the price of substitute good. अगर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड मतलब अगर टी का सब्सिट्यूट क्या है आपका, कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का प्राइस क्या होता जा रहा है, टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस कांस्टेंट है, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कॉफ़ी का प्राइस क्या है, बढ़ गया, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और लोग क्या पीने शुरू कर देंगे, टी पीना शुरू कर देंगे, जिस करके हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया, अगर कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया आपका, कम हो गया, तो हम लोग टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम लोग किधर शिफ्ट कर जाएंगे, लेफ्टवर्ड। सो वी हैव कंप्लीटेड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इंक्रीज इन द प्राइस एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड में कार, हम एग्जांपल ले रहे हैं कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या करने लगे हम, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड हम लोग ले रहे हैं कार एंड पेट्रोल। कौन सा ले रहे हैं हम, कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो हम लोग किधर शिफ्ट कर जाएंगे, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। किधर शिफ्ट कर जाएंगे, बैकवर्ड। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो जो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। इसमें सिर्फ आपने डायग्राम बनाना है और इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है डायग्राम की। दिस इज़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दोनों सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नॉर्मल, नाउ इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव, जैसे इंक्रीज इन द इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। प्राइस क्या, कांस्टेंट। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर इनकम कम होगी तो हम किधर शिफ्ट कर जाएंगे, पीछे। दिस इज डिक्रीज में हम लोग पीछे शिफ्ट करेंगे, इंक्रीज में हम लोग क्या करेंगे, आगे। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर में भी इंक्रीज इन द, हमने दोनों इफेक्ट बताने हैं। इन्फीरियर में इन नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी डिमांड फॉर द इन्फीरियर क्या होगा, कम, और इनकम अगर कम है तो डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड क्या होगा, ज़्यादा। अगर इंक्रीज इन द इनकम है तो हमेशा हम लोग किधर शिफ्ट, इंक्रीज में हम लोग किधर शिफ्ट करेंगे, आगे। इंक्रीज इन द इनकम, इंक्रीज इन द इनकम में हम किधर शिफ्ट करेंगे, पीछे। और डिक्रीज इन द इनकम में किधर शिफ्ट करेंगे, पीछे। मतलब जब हम इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड क्या हो जाएगी, कम, और अगर इनकम कम है तो डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड क्या होएगा, ज़्यादा, तो हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब डिक्रीज में हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे और इंक्रीज में हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर demand. If you have any problem you can ask me, you can mail me in your class email ID. I'm going to send you the question of this chapter that you are going to write in your fair notebook.